आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटीरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो रहेगा चौथा। तो चौथे प्रैक्टिस सेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो आपका कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। कब किया गया था? तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है? तो ये जो आपका बगीचा होता है, क्या जो बगीचा होता है वो एक आपका कृत्रिम परितंत्र होता है। ठीक है, बाकी आपके वन हुआ, झील हुआ, समुद्र हुआ, ये आपके प्राकृतिक परितंत्र होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है? तो वो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा जो जल वाष्प है, वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। क्या? जल वाष्प। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु आप सभी को पता है कन्याकुमारी है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो भारत में जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? पहला है कि हिमालय के बीच पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये सही है। फिर है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, आगे है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। तो जो चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयोगी जो मिट्टी होती है आपकी वो अम्लीय मिट्टी होती है। कैसी होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मानसून निर्वर्तन होता है। तो जो मानसून निर्वर्तन होता है वो आपका उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में होता है। कैसे होता है? उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में आपका मानसून निर्वर्तन होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेनेजुएला की राजधानी है। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है ये हमें बताना है। तो 10वें का आपका आंसर हो जाएगा कराकस। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो जो आपका भारत चक्रवात से सुमेलित है। भारत में चक्रवात आते हैं, चीन में तूफान आता है, टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका बागिया नहीं है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर भी डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, जिसमें पूछा गया है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो आपकी कोरल रीफ है और प्रवाल भित्ति है ये आपकी कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में आपकी कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका क्वेश्चन 13वां में पूछा गया है आपसे
कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका मूल कर्तव्यों से है। किससे है? मूल कर्तव्यों से। और हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो आपके 11 हैं। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार आपके 6 हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कैसा उपबंध दिया गया है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये हमें बताना है। तो 14वां का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर विचार करना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। पहला है कि इसके कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो उस तक होता है। फिर है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। उसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो कथन है वो आपके सारे ही सही हैं, इसलिए जो आज का आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो राज्यों में जो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के आपके कितने अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो जो रिट जारी करना होता है आपका वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है रिट जारी करना। ठीक है, आगे है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो जो आपका दल बदल अधिनियम संशोधन है वो आपका 18 का हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 1985 को पारित किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका 19वां क्वेश्चन कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो जो आपका प्रत्यक्ष चुनाव का जो अधिकार था वो आपका 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 को लागू किया गया था। ठीक है, इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 19 के बाद 20वां क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पूछा गया है हमसे कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को जो सूचनाएं प्रदान करते हैं, तो ये जो संबंध है वो आपका किस अनुच्छेद से है? तो 20 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 78। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 78। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो प्रातःकाल शांति की भूमि से जो देश है आपका कौन सा जाना जाता है? तो जो दक्षिण कोरिया है उसे प्रातःकाल शांति की भूमि कहा जाता है। आगे है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो था उसका जो अनुमोदन था वो आपके बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चनों का कंटेंट है वो अच्छा लग रहा होगा, और साथ ही अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाना भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। आगे है 24वां कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो जो कांग्रेस की कार्य समिति है उसमें जो भारत विभाजन का जो प्रस्ताव है वो आपका 24 का हो जाएगा, आपका 14 जून 1947 को पारित किया गया था भारत विभाजन का प्रस्ताव। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट की संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक का जो आयोजन था वो आपकी लॉर्ड बेवेल की बैठक में था। किसकी? लॉर्ड बेवेल की बैठक में। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और कहाँ से इन्हें कहाँ दी गई थी? तो मेरठ में दी गई थी, और मेरठ में ही आपका 1857 का जो आंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहावी आंदोलन
बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। जो असम है आपका वो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। जो पुस्तक है आपकी कि एरिया ऑफ डार्कनेस, तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B.S. नायपाल। जो B.S. नायपाल है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि सूची को आपको आपस में मिलाना है। ठीक है, 29वें क्वेश्चन में क्या है, सूची को आपको आपस में मिलाना है। जो आपका है कि सूरत की संधि कब हुई थी, पूना की संधि, पुरंदर की संधि और देवगांव की जो संधि है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको सूरत की संधि थी, सूरत की संधि आपकी 1775 में हुई थी। कब हुई थी, 1775 में आपकी सूरत की संधि हुई थी। पूना की संधि आपकी 1817 में हुई थी। पुरंदर की संधि आपकी 1665 में हुई थी और देवगांव की जो संधि है वो आपकी 1803 में हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में आपका, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि इनमें से वह कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो मृच्छकटिका है। कौन सा, जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम ग्रंथ से हमें गुप्त काल की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। जो कलिंग शासक खारवेल हैं वो आपकी जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे, जैन धर्म के। ठीक है, आगे है आपका कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जो आपका भीतरी अभिलेख स्तंभ है वो आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे है, स्कंदगुप्त से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी श्रृंखला में आपका कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है आपका, इस ये जो है आपका राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था कैलाशनाथ मंदिर। आगे हम चलेंगे कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था। तो ये जो विषय है ये किसने कहा था, तो ये आपका एरियन ने कहा था। किसने कहा था, एरियन ने कहा था कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी गई थी। तो इस युद्ध का जो नायक आपके थे वो सेंड्रोकोटस थे। सेंड्रोकोटस कौन, तो वो आपके चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है। जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें संवेदन कितने समय तक रहता है किसी भी ध्वनि का। तो इसका 35 का हो जाएगा 1/10 सेकेंड। कितना, 1/10 सेकेंड तक हमारे माइंड में उस चीज़ का संवेदन रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो 36 का हो जाएगा जो आइरिस होती है, आइरिस जो होती है उसके द्वारा हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण जो होता है वो हमारी आइरिस करती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर छनती हैं। तो जो रक्त की अशुद्धियाँ होती हैं, जो रूपी रक्त में जो कचरा होता है वो हमारे वक्र में जाकर छनाई होती है उसकी, किसमें, वक्र में। आगे है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है। तो रक्त का जो आपका 55 से 60% का जो भाग होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, आगे है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो एक पौधे पर जो आपका पुष्पन होने का जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो आपके जिब्रेलिन होता है। क्या होता है, जिब्रेलिन। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो आपका परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी का आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संसर्जक बल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आगे आपका रहेगा
नेक्स्ट है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो उससे क्या मुक्त होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो HO और ऋणायन होता है, HO ऋणायन आपका मुक्त होता है। ठीक है, आगे है कि नींबू के रस में pH मान होता है। तो नींबू के रस में pH मान कितना होता है। तो 2.2 आपका pH मान होता है नींबू के रस में। ठीक है, आगे है आपका कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो जो बादल और वायुमंडल का जो तैरना होता है वो संयंता के कारण होता है। किसके कारण होता है। संयंता के कारण होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। जो पौधे छाया में पनपते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि उन्हें सायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं। सायोफाइट्स आपकी छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहेगा आपका कि मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस दो देशों के बीच लगती है। तो जो मैनरहीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो आपकी रूस और फिनलैंड के बीच मिलती है। आगे है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो जैव विविधता दिवस है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत जो थी वो आपकी 2007 में की गई थी। ठीक है, साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो जो सबसे प्रचलित माप है वो आपका CPI है। क्या है। CPI है। अब इसी में हमारे थोड़े से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी लेकर आते हैं अपने इतिहास से संबंधित, GS से संबंधित। तो इसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आप सभी को पता है कि बुद्ध ने जो सबसे पहला अपना जो था वो सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। एग्जामिनर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। और पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की परिकल्पना है। क्वेश्चन आज पे एग्जामिनर होता है वो पूछता है कि बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है लेकिन पुनर्जन्म की परिकल्पना होती है। आगे है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 15 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। स्त्री रत्न महात्मा गौतम बुद्ध ने स्त्री रत्न किसे घोषित किया था। तो आम्रपाली को किया था। ठीक है, आगे है कि सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। क्वेश्चन आता है कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था। तो ये गौतम बुद्ध को सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं शायद नेक्स्ट टॉपिक हम कहेंगे तो कि महात्मा बुद्ध की जो आपकी सभाएं हुई थी, जो संगतियां हुई थी उनसे संबंधित है। तो जो महात्मा बुद्ध की जो पहली संगति हुई थी वो आपकी 1883 ईस्वी पूर्व में और कहाँ पर हुई थी। तो राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे और किसके शासनकाल में। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो आज 4 क्वेश्चन आपके ये यहाँ से हो जाते हैं। फिर है कि द्वितीय संगति थी वो आपकी 383 में हुई थी, वैशाली में हुई थी। 383 में वैशाली में हुई थी। साथ ही इसके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे और ये किसके शासनकाल में। तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थे। 4 क्वेश्चन ये हो गए आपके। फिर आता है कि तृतीय संगति। तो बौद्ध संघ की जो तृतीय संगति थी वो आपकी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। साथ ही ये मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आगे है आपका कि चतुर्थ बौद्ध संगति। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी आपकी 98 ईस्वी में कुंडल वन में हुई थी। साथ ही वसुमित्र के इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में ये संपन्न हुई थी। ठीक है, अब आता है थोड़े से क्वेश्चन आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के जो आपके संस्थापक थे तो वो आपके ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो आपकी ऋषभदेव ने की थी
और जो आपके जैन धर्म के 22वें और 23वें कौन से हैं, तो 22वें आपके अरिष्टनेमी हैं और 23वें आपके पारसनाथ थे, ठीक है। चौथे यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो आपके चौथे और अंतिम तीर्थकर थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कैसा? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। आगे है आपका कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वह 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुई थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम तो वर्धमान था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। आगे है आपका कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धारकों में विभाजित किया था। कितने? 11 गढ़धरों में विभाजित किया था। साथ ही जो महावीर थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है। आगे स्यायवाद और अनेकादवाद जो संबंधित हैं वो आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। और जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी, ठीक। आगे चलेंगे हम। आगे आपका है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो आपके उनके दामाद थे जमाली, ठीक। आगे है आपका इसी में कि जो इसकी जो जैन धर्म के से संबंधित जो इनकी संगतियां हुई थी, तो पहली संगति इनकी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शूलभद्र थे, ठीक है। द्वितीय आपकी 1512 में हुई थी और इसकी जो स्थान कहाँ पर, वल्लभी में हुई थी और इसके अध्यक्ष आपके श्रवण बने थे। तो ये जो आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी टॉपिक्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही हम 50 क्वेश्चन तो आपको टेस्ट सीरीज तो आपको करा ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ उसके साथ ही हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखें तो क्वेश्चन आपके इसमें एक वीडियो में आपके 70+ क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आपको कंटेंट भी पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।